गरीब का चांद पर घर। गरीब रीता, जिसकी अपनी कोई संतान नहीं थी, वो हमेशा सुबह अपने पति रमन के साथ मंदिर जाकर माता रानी की पूजा करती है और उनसे बस एक ही प्रार्थना करती है कि जल्द से जल्द उसकी गोद भर जाए। हे माता रानी, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो अब तक मेरी अपनी खुद की संतान नहीं हुई। हे देवी माँ, आप तो कृपालु हो, सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाते हो, हम पर भी अपनी दया दृष्टि दिखाओ माँ। माँ कभी भी पापियों की नहीं सुनती। जरूर तुमने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा, तभी तो आज तुम लोग औलाद के सुख से अनजान हो। उस औरत के ताने सुन रीता की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। रमन उसे दिलासा देते हुए शांत करवाता है। अब दोनों अपने घर चले जाते हैं। रमन मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाया करता था। उसे जैसे ही कोई काम मिलता वो उस काम को करने के लिए तुरंत निकल जाया करता। रीता, मैं शाम को आऊँगा, पर तब तक तुम अपना ख्याल रखना और किसी की बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। माता रानी है ना हमारे साथ। पर रीता का मन नहीं मानता। वो अब भी इसी ख्याल में रहती है कि आखिर उसे माँ बनने का सुख कब मिलेगा, और यही सोचते सोचते वो सो जाती है। माँ उठो, उठो ना माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। तुमने मुझे माँ बोला? तुम मेरे बेटे हो? हाँ माँ, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ और तुम ही मेरी माँ हो। अब और कितने सवाल करोगी? पता नहीं आज आपको क्या हो गया है। अब जल्दी से खाना दो ना, बहुत भूख लगी है। रीता अपने बच्चे को अपने हाथों से खाना खिलाती है, उसे खूब लाड करती है। तभी रीता के कान में आवाज आती है, मारो इस बदमाश बच्ची को, यह बच्ची चोर है, इसी ने मेरे घर से पैसे चुराए हैं, मारो इसे। आवाज सुनकर रीता की आंख एकदम से खुलती है। वो देखती है कि अब तक वो जिस बच्चे को खिला रही थी वो सिर्फ उसका एक सपना था। रीता बाहर जाती है और देखती है कि गांव के कुछ लोग एक छोटी सी बच्ची के पीछे पड़े हैं। बोल, तुझे चोरी करने किसने सिखाई? चल निकाल, तूने जो भी चोरी किया है सब निकाल। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं करी। मेरी बातों का विश्वास करो, मैं चोर नहीं हूँ। भाइयों, यह लड़की ऐसे नहीं मानने वाली, मैं तो कहता हूँ इसे सजा देते हैं। अब सभी गांव वाले छोटी सी बच्ची को सजा देने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर ये सब देख रीता को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो उस बच्ची का पक्ष लेती है। अब सभी गांव वाले क्या करने जा रहे हैं? आप लोगों की इंसानियत मर गई है क्या? ये एक छोटी सी बच्ची है, भला ये आपके घर में चोरी क्यों करेगी? बेटा, तुम्हारे माँ बाप कौन है और तुम हमारे गांव की नहीं लगती, कहाँ से आई हो तुम? मेरा नाम निशा है, मैं एक अनाथ हूँ। अनाथ आश्रम वालों ने मुझे अनाथ आश्रम से निकाल दिया। बहुत भूख लग रही थी इसलिए मैं इस गांव में आ गई। पर मैं सच कह रही हूँ, मैंने उनके घर में चोरी नहीं करी। मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने 2 रोटी ली है बस। आप सभी गांव वालों को शर्म आनी चाहिए। इस बच्ची को आप लोग सजा देने वाले थे। उस बच्ची ने चोरी के नाम पर सिर्फ 2 रोटी ली थी। आप लोगों के अंदर की इंसानियत इतनी ज्यादा खत्म हो चुकी है कि आप इस बच्ची को इस चीज की सजा देंगे क्योंकि उसने आपके घर से सिर्फ 2 रोटी चुराई है। रीता बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगर मुझे पता होता कि इस मासूम बच्ची ने सिर्फ 2 रोटी चुराई है तो मैं इस आदमी का साथ कभी नहीं देती। बेटा, हम सभी गांव वालों को माफ कर दो। और भाइयों, अब चलो यहाँ से। इस आदमी की तो आदत है निर्दोष को कसूरवार ठहराने की। आपने मेरा पक्ष लिया आंटी, आप बहुत अच्छी हैं, धन्यवाद। नहीं बेटा, मुझे धन्यवाद मत कहो। अगर आज तुम्हारी जगह मेरी अपनी बेटी होती तो मैं यही करती। पर अब तुम जाओगी कहाँ बेटा? पता नहीं। ऐसा मत कहो बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और शायद मेरी आज भगवान ने सुन ली। अब से तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें पालूंगी। अब तुम अनाथ नहीं हो। इस तरह से रीता निशा को गोद ले लेती है और सभी गांव वालों की नजरें शर्म से नीचे झुक जाती है। अब सभी अपने अपने घर चले जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर रीता अपनी गोद में ली हुई बेटी निशा को अपने घर ले जाती है और उसे एक माँ की तरह प्यार करती है। उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। बस माँ, पेट भर गया। थोड़ा सा और खा लो ना बेटा, तुम्हें बहुत भूख लगी थी ना। अभी थोड़ी देर में तुम्हारे पिताजी भी घर आते होंगे। जब उन्हें तुम्हारे बारे में पता चलेगा ना तो बहुत खुश होंगे।
शाम को रमन घर आता है तो निशा को देख रमन को समझ में नहीं आता कि आखिर ये किसकी लड़की है। निशा, ये बच्ची किसकी है? रमन जी, इस बच्ची का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए इस बच्ची को मैंने अपनी बेटी बना लिया। अब से ये हमारी बेटी है। क्या, हमारी बेटी? हाँ रमन जी, शायद भगवान भी यही चाहते थे कि अनाथ बच्ची को हम गोद ले, तभी तो आज तक उन्होंने हमें अपनी कोई संतान नहीं दी। अब हम निशा को अपनी बेटी बनाकर उनका पालन पोषण करेंगे। तुम शायद सही कह रही हो रीता। अब मैं दुगनी मेहनत करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा और अपनी इस बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। इसे खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। इस तरह से अब रमन और रीता दोनों ही निशा की परवरिश करते हैं और उसे स्कूल भी भेजते हैं। ऐसे ही एक दिन स्कूल से आकर, माँ आपको पता है हमें दुनिया में बहुत तरक्की करनी है, हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है। अच्छा, हाँ माँ, अब तो लोग पृथ्वी से चांद पर जाकर रह रहे हैं। माँ मुझे भी चांद पर रहना है, हम लोग भी चांद पर अपना घर बनाकर रहेंगे। अरे बेटा, हम गरीब लोग हैं, हम कभी चांद पर नहीं जा सकते। चांद पर तो सिर्फ अमीर लोग ही घर लेते हैं। रीता उसे बहुत समझाती है, पर निशा के दिमाग में चांद की बात घर कर चुकी थी। अब तो उसे चांद पर जाना था और चांद पर ही अपना घर बनाकर रहना था। इसलिए रीता चांद के बारे में बहुत सारी तहकीकात करने लगती है और अपनी पढ़ाई पर खूब ध्यान देती है। निशा बेटा, बहुत रात हो चुकी है, थोड़ी देर सो जाओ ना। नहीं माँ, अगर आज मैं सो गई तो हम कभी चांद पर नहीं जा पाएंगे। मुझे अपना सपना पूरा करना है और आपकी बात को झूठा साबित करना है कि गरीब लोग चांद पर नहीं जा सकते। समय यूं ही बीतता है। देखते ही देखते निशा बड़ी हो जाती है और एक साइंटिस्ट बन जाती है। माँ, मैंने आपसे कहा था ना, एक दिन हम लोग भी चांद पर जाएंगे और वहीं पर अपना घर बनाकर रहेंगे। अब बहुत जल्द वो दिन आ चुका है। पर बेटा, चांद पर घर? माँ, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप और पापा बस मेरे साथ चलो। और वैसे भी आप दोनों भूलो मत कि अब आपकी बेटी एक वैज्ञानिक है। इस तरह से निशा अपनी माँ और पिताजी को चांद पर ले जाती है। चांद पर जाने के बाद रीता को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। इस तरह से निशा अपने चांद पर रहने का सपना पूरा कर लेती है और अपने गरीब माँ बाप के साथ चांद पर घर बनाकर रहने लगती है।